कैसे हैं आप लोग। आज के वीडियो में हम क्लास 12 बायोलॉजी का पूरे बुक से 10 सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न को पढ़ेंगे जो हर साल बोर्ड एग्जाम में पूछता है। इतना आपको जरूर तैयार करके जाना है बोर्ड एग्जाम में। तो आज का वीडियो आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। अगर आप वीडियो पर नए हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, क्योंकि बोर्ड एग्जाम के हर इंपॉर्टेंट टॉपिक का वीडियो आपको डेली मिलता रहेगा। तो आज की वीडियो में हम दीर्घ प्रश्नोत्तरों को पढ़ेंगे। तो देखिए पहला क्वेश्चन हमारा क्या है। देखिए पहला क्वेश्चन हमारा है कि द्विनिषेचन पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। तो देखिए किस प्रकार से आपको टिप्पणी लिखना है। देखिए देखिए पराग नलिका में उपस्थित दोनों नर केंद्रक, यहाँ पे रहेगा नर, जहाँ पे तर लिखा है यहाँ पे नर रहेगा। तो पराग नलिका में उपस्थित दोनों नर केंद्रक नर युग्मक की तरह कार्य करते हैं। जो पराग नलिका होती है उसमें दो नर केंद्रक उपस्थित होते हैं और दोनों नर युग्मक की तरह कार्य करते हैं। और भ्रूण कोश में पहुंचने के बाद इनमें से एक नर युग्मक वास्तविक मादा युग्मक यानी अंड कोशिका के अंदर प्रवेश करके केंद्रक के साथ संलयित हो जाता है। इन दोनों में से दोनों नर युग्मकों में से एक नर युग्मक जो होता है वो मादा अंड कोशिका से के अंदर प्रवेश करके उसके केंद्रक से संलयित हो जाता है, तथा जो दूसरा नर युग्मक होता है वह दो ध्रुवीय केंद्रकों द्वारा बने द्वितीय केंद्रक की ओर पहुंचकर उसे निश्चित करता है। इस प्रकार से यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे 3 बार संलयन होता है, तो इसलिए इस प्रक्रिया को त्रिसंलयन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? त्रिसंलयन भी कहते हैं। इसलिए इस प्रक्रिया को त्रिसंलयन भी कहते हैं। उसके बाद देखिए यहाँ पे, देखिए यहाँ पर एक ही भ्रूण कोश में 2 संलयन होता है, इसलिए इस प्रक्रिया को द्विनिषेचन या फिर दोहरा निषेचन कहते हैं। एक ही भ्रूण कोश में 2 निषेचन होता है, इसलिए यहाँ पे क्या कहते हैं? द्विनिषेचन कहते हैं। एक बार फिर से समझ लीजिए। देखिए जो पराग नलिका होता है, पराग नलिका में 2 नर केंद्रक उपस्थित होते हैं। ये दोनों नर केंद्रक नर युग्मक की तरह कार्य करते हैं। जब ये भ्रूण कोश में पहुंचते हैं तो एक नर युग्मक जो होता है वो मादा युग्मक से के साथ क्या होता है? संलयित हो जाता है, लेकिन दूसरा नर युग्मक जो होता है वह दो ध्रुवीय एक केंद्रक के साथ क्या होता है? संलयित होता है। तो केंद्रक जो है 2 ध्रुवीय है। तो यहाँ पे देखिए 3 बार निषेचन हो गया, तो इस प्रक्रिया को त्रिसंलयन कहते हैं। और एक ही भ्रूण में यहाँ पे 2 बार संलयन हुआ, 2 बार निषेचन हुआ, इसलिए इसे दोहरा निषेचन कहते हैं। इस प्रकार से हो जाएगा इस पर टिप्पणी। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है कि असंग जनन क्या है, इसका क्या महत्व है। तो देखिए इसका उत्तर। देखिए कुछ पौधे ऐसे होते हैं जिनमें बिना अर्धसूत्री विभाजन के ही नए पौधे का निर्माण होता है। कुछ पौधे ऐसे होते हैं जिनमें क्या होता है? बिना अर्धसूत्री विभाजन के ही नए पौधे का निर्माण होता है। अर्धसूत्री विभाजन की अनुपस्थिति में नए पौधे के निर्माण की इस प्रक्रिया को ही असंग जनन कहते हैं। असंग जनन मुख्य रूप से 2 प्रकार का होता है। देखिए बिना अर्धसूत्री विभाजन के नए पौधे के निर्माण होने की प्रक्रिया को ही असंग जनन कहते हैं। और असंग जनन 2 प्रकार का होता है, एक होता है कायिक जनन, एक होता है अनिषेक बीजता। देखिए कायिक जनन क्या होता है। देखिए इस प्रकार के प्रजनन में बीज नहीं बनते। क्या होता है? इसमें बीज नहीं बनते। किसी कलिका से नए पौधे का जन्म होता है। जैसे कि किसी पौधे का डंठी काट के लगा देते हैं तो नया पौधा बन जाता है। जैसे कि आलू, गन्ना और हल्दी। देखिए गन्ने को हम क्या करते हैं, उसके गन्ने को काट कर बोलते हैं, उसी से नया पौधा निकल जाता है, उसके लिए बीज नहीं बोया जाता। तो ये होता है कायिक जनन। उसके बाद देखिए अगला है अनिषेक बीजता। तो इस प्रकार का प्रजनन बीज द्वारा होता है, लेकिन बीज के बनने में संयुग्मन एवं अर्धसूत्री विभाजन नहीं होता। इसमें क्या होता है? बीज बनने के लिए इसमें अर्धसूत्री विभाजन नहीं होता है, जैसे कि मक्का और धतूरा। अब देखिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमारा है अंड जनन क्या है। तो देखिए अंड जनन क्या है। अंड जनन कोशिकाओं से अंडाणु के बनने की प्रक्रिया को अंड जनन या अंडाणु जनन कहते हैं। यह प्रक्रिया निम्नलिखित चरणों में पूरा होती है। देखिए नंबर 1 होता है गुणन प्रावस्था। तो देखिए इसमें क्या होता है, यह अवस्था जन्म से पहले ही, यह अवस्था जो जन्म के पहले की अवस्था है, अर्थात भ्रूण अवस्था में ही पूर्ण हो जाती है। जो गुणन प्रावस्था होती है या जन्म से पहले, जब जन्म होने से पहले ही यह पूर्ण होती है, यानी भ्रूण अवस्था में जब होता है तभी यह पूर्ण हो जाती है। अंडाशय के निर्माण के समय ही प्राथमिक जनन कोशिकाएं अंडाशयी पुट्टिका के रूप में एकल हो जाती हैं। देखिए जब
पेट में ही बच्चा रहता है तो उसे भ्रूण कहते हैं। तो यह पेट में जब रहता है तभी यह अवस्था पूर्ण हो जाती है, जब वो भ्रूण के रूप में रहता है। दूसरा है वृद्धि प्रावस्था। तो देखिए यह अवस्था बहुत लंबी होती है। भ्रूण अवस्था में यह प्रारंभ हो जाती है तथा इस अवस्था में प्राथमिक जनन कोशिकाएं जो होती हैं आकार में कुछ बड़ी हो जाती हैं। जो वृद्धि प्रावस्था होती है बहुत बड़ी प्रावस्था होती है, लंबी प्रावस्था होती है। इस प्रावस्था में क्या होता है, देखिए भ्रूण अवस्था में जब यह प्रारंभ होती है, जब भ्रूण अवस्था प्रारंभ होता है पेट में, जब बच्चा बनने स्टार्ट होता है, इस अवस्था में तो क्या होता है, प्राथमिक कोशिकाएं जो होती हैं आकार में बड़ी हो जाती हैं। उसके बाद तीसरा है परिपक्व अवस्था। देखिए इस अवस्था में जब पुटिका परिपक्व होती है तब उसमें उपस्थित प्राथमिक कोशिकाओं में अर्धसूत्री क्या होता है, अर्धसूत्री विभाजन होता है। अर्धसूत्री विभाजन के बाद द्वितीयक अंडाणु कोशिका बनती है तथा इनके द्वारा ही अंडाणु निर्माण होता है। इनके द्वारा क्या होता है, इनके द्वारा ही अंडाणु का निर्माण होता है। इस प्रकार से जाएगा अंड जनन। आगे देखिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है लिंग सहलग्न वंशागति। लिंग सहलग्न क्या है, वंशागति। देखिए दैहिक लक्षणों के वही जीन जो लिंग गुणसूत्रों पर स्थित होते हैं। कहाँ पर, लिंग गुणसूत्रों पर स्थित होते हैं। उसी को लिंग गुणसूत्र, उसी को क्या कहते हैं, उसी को लिंग गुणसूत्र के साथ वंशागत होते हैं। उसी लिंग गुणसूत्र के साथ कहते हैं वंशागत होते हैं, उसे ही लिंग सहलग्न जीन कहते हैं। इसकी वंशागति को लिंग सहलग्न वंशागति कहते हैं। क्या होता है, जो दैहिक लक्षण वाले जीन होते हैं, जैसे कि आपके पिता में कोई लक्षण है जो आप में भी है, तो ये दैहिक लक्षण जो हो गए, जैसे कि सारे लैंगिक लक्षण तो अलग हो गया, लेकिन शारीरिक लक्षण जिसे कहते हैं, तो ये होता है जो शारीरिक लक्षण होता है वही होता है दैहिक लक्षण। तो अगर देखिए जो लक्षण जो जीन होते हैं लिंग गुणसूत्र पर स्थित होते हैं और उसी लिंग गुणसूत्र के साथ क्या होते हैं, वंशागत होते हैं, उसे ही कहते हैं क्या, सहलग्न जीन कहते हैं उसे। और इसी प्रक्रिया को कहते हैं लिंग सहलग्न वंशागत। अब देखिए एक्स सहलग्न लक्षण, देखिए क्या होता है, लक्षण को समझते हैं। देखिए ऐसे लक्षण जिनमें जीन गुणसूत्र के असमान खंडों या असमजात खंड या अपसमजात जोड़ों पर क्या होते हैं, स्थित होते हैं, उसे यक्ष सहलग्न लक्षण कहते हैं। जैसे कि उत्पन्न रोग, वर्ण अंधता या फिर हीमोफीलिया, ये होते हैं यक्ष, जो यक्ष गुणसूत्र होता है इस पर ये उपस्थित होते हैं, इसके कारण होते हैं। अब देखिए वाई सहलग्न लक्षण। देखिए ऐसे लक्षण जिनमें जीन वाई गुणसूत्र के असमजात खंडों पर स्थित होते हैं, उसे वाई सहलग्न लक्षण कहते हैं। जैसे कि देखिए कड़ पल्लों पर मोटे बाल, जैसे कान पर मोटे मोटे बाल निकल आते हैं, तो ये वाई सहलग्न लक्षण है। अब देखिए एक्स वाई सहलग्न लक्षण। देखिए ऐसे लक्षण जिनमें जीन एक्स तथा वाई गुणसूत्र के समजात खंडों पर स्थित होते हैं, इनकी वंशागति सामान्य ऑटोसोमल, यहाँ पर रहेगा टोमल, ऑटोसोमल लक्षण की स्त्री व पुरुष में सामान्य भांति होती है, जैसे कि गुर्दे का रोग। तो ये एक्स वाई सहलग्न लक्षण है, ये पुरुष व स्त्री में दोनों में समान होते हैं। अब देखिए अगला क्वेश्चन है यौन संचारित रोग। तो देखिए ऐसे रोग जो असुरक्षित यौन संबंध के द्वारा फैलते हैं उसे यौन संचारित रोग कहते हैं। जो असुरक्षित सेक्स के दौरान जो रोग फैलते हैं उसे ही कहते हैं यौन संचारित रोग। तो देखिए इसी प्रकार से एक रोग है एड्स। तो देखिए एड्स रोग क्या है, देखिए यह एक घातक रोग है। क्या है, यह एक घातक यौन संचारित रोग है जो HIV वायरस के द्वारा फैलता है। प्रारंभ में इसके लक्षण दिखाई नहीं देते, लेकिन जब तक पता चलता है तब तक यह पूरे शरीर को प्रभावित कर चुका होता है। यह किसी संक्रमित व्यक्ति के साथ स्वस्थ व्यक्ति में फैलता है। किसी संक्रमित व्यक्ति के साथ अगर आप संबंध बनाएंगे तो यह रोग आप में फैलता है। आगे देखिए इसके लक्षण क्या क्या हैं, एड्स के लक्षण। तो देखिए निरंतर ज्वर यानी लगातार बुखार रहेगा, पेशियों में दर्द रहेगी, रात को अचानक पसीना आएगा और फिर शरीर के भार में निरंतर कमी हो जाएगी, शरीर दुबला पतला होने लगेगा। दूसरा रोग है सुजाग। तो देखिए सुजाग क्या है, यह भी एक यौन संचारित रोग है लेकिन एड्स जितना घातक नहीं होता।
यह नाइजीरिया गोनोरी नामक जीवाणु के द्वारा फैलता है। यह रोग संक्रमण व्यक्ति के साथ यौन संबंध बनाने से फैलता है। इसके लक्षण देखिए क्या है। मूत्र मार्ग में अत्यंत जलन होना, स्त्रियों में महिवारी प्रभावित होना, यानी जो उनके पीरियड आता है उसमें जैसे कि कभी जल्दी आ जाना, कभी बाद में आ जाना, ये भी क्या है, सुजाक रोग है। जनन अंग में सूजन आदि, ये है सभी हैं सुजाक रोग के लक्षण। आगे देखिए अगला क्वेश्चन हमारा है कि डीएनए पुनर्योगज तकनीकी का मानव हित में उपयोग बताइए। तो देखिए इंसुलिन, यह एक प्रोटीन है जो दो पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला का बना होता है, जिसमें एक श्रृंखला था, दूसरी बी श्रृंखला होती है। ये आपस में डाइसल्फाइड बंधों के द्वारा जुड़े होते हैं। ए श्रृंखला 21 अमीनो अम्ल तथा बी श्रृंखला 30 अमीनो अम्ल से बनी होती है। वयस्कों में होने वाले मधुमेह का नियंत्रण इंसुलिन के द्वारा ही संभव होता है। प्राकृतिक रूप से इंसुलिन का स्वास्थ्य स्राव जो होता है, इंसुलिन का जो स्राव होता है वो क्या होता है, मनुष्य के अग्नाशय में उपस्थित बी कोशिका के द्वारा होता है। इसी के अल्प स्राव से मधुमेह रोग, जब ये कम स्रावित करे, कम स्राव, इसका स्राव कम होने लगता है तो ये मधुमेह रोग का रूप ले लेता है। ये होता है डीएनए पुनर्योगज तकनीकी का मानव हित में उपयोग, इसका उपयोग होता है। आगे देखिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि माइकोराइजा क्या है, इसकी उपयोगिता लिखिए। तो देखिए उत्तर, कवक अनेक पादपों के साथ सहजीवी संबंध स्थापित करते हैं। इस संबंध को ही माइकोराइजा कहते हैं। देखिए जो कवक होते हैं पौधों के साथ अपने सहजीवी यानी सहजीवी संबंध स्थापित करते हैं, इससे कि एक दूसरे से आश्रित होना, तो इसे ही कहते हैं माइकोराइजा। देखिए इस संबंध में कवक मृदा से जल एवं पोषण तत्व अवशोषण करके पादपों को प्रदान करता है। क्या करता है, पौधों को प्रदान करता है तथा पादपों से भोजन प्राप्त करता है। वह क्या करता है, जल और पोषण तत्व अवशोषण करके पौधों को देता है और पौधों से भोजन प्राप्त करता है। अनेक रोगजनक सूक्ष्म जीव भी मृदा में पाए जाते हैं तथा पौधों में रोग उत्पन्न करते हैं, लेकिन ये जीवाणु जो माइकोराइजा जीवाणु होता है यह पादपों को रोगाणु से क्या करता है, बचाता है। इस प्रकार से हो जाएगा इसका क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। अगले क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा हमारा, देखिए क्या है, कह रहा है कि घरेलू उत्पाद तथा औद्योगिक उत्पाद में सूक्ष्म जीव का क्या महत्व है। तो इसका उत्तर देखिए, देखिए घरेलू उत्पाद में सूक्ष्म जीवों का बहुत बड़ा योगदान है, बहुत बड़ा योगदान है। बहुत बड़ा क्या है, घरेलू योगदान है। जो घरेलू उत्पाद होते हैं जो घर में उत्पन्न हुई चीजें की ब्रेड पनीर ये सब बनता है, इनके द्वारा विभिन्न खाद्य पदार्थों का उत्पादन होता है, जैसे कि लैक्टोबैसिलस जीवाणु से दूध से दही का निर्माण होता है। जो दूध से दही का निर्माण करता है क्या होता है, लैक्टोबैसिलस जीवाणु होता है। वो दही में होता है, दही अगर हम दही को थोड़ा दूध में डाल देते हैं तो जो कीटाणु होता है लैक्टोबैसिलस जीवाणु, ये सारे दूध को दही में परिवर्तन कर देता है। इसके अलावा इडली इडली डोसा ब्रेड पनीर आदि का भी उत्पादन होता है। औद्योगिक क्षेत्र में भी सूक्ष्म जीवों का बहुत बड़ा योगदान है। ईस्ट का प्रयोग प्राचीन काल से ही वाइन बियर जो दारू होता शराब होता है, विस्की ब्रांडी रम आदि के उत्पादन में किया जा रहा है। प्रमुख एंटीबायोटिक पेनिसिलिन का उत्पादन भी पेनिसिलियम नोटेटम नामक सूक्ष्म जीव से होता है। तो इस प्रकार से हो जाएगा घरेलू उत्पाद और औद्योगिक उत्पाद में सूक्ष्म जीवों का महत्व। सूक्ष्म जीव कैसे महत्व है, सूक्ष्म जीवों से ही सभी बनता है, ब्रेड डोसा पनीर ये सब। और फिर जो पेनिसिलिन है ये भी किससे बनता है, ये भी सूक्ष्म जीव से ही बनता है। आगे देखिए अगला क्वेश्चन। अगला हमारा 9 नंबर क्वेश्चन है कि जैव विविधता के क्षति के कारण क्या हैं। तो देखिए उत्तर, जैव विविधता के क्षति के कारण निम्नलिखित है। नंबर 1, अंधाधुंध वनों की कटाई जैव विविधता की क्षति का प्रमुख कारण है, क्षति का प्रमुख कारण है। गैर कानूनी रूप से वन प्राणियों का शिकार, ये भी कारण है। तीसरा, मनुष्य की क्रियाकलाप से वनों में लगने वाली आग। और फिर चौथा है अत्यधिक प्रदूषण। और पांचवा है वन्य प्राणियों को प्राप्त खाद्य सामग्री प्राप्त न होना, यानी उनको खाने के लिए उनका भरपेट सामग्री प्राप्त न होना, उन्हें ना मिलना, जिससे जैव विविधता के ये सभी क्षति के कारण हैं। आगे देखिए अगला क्वेश्चन हमारा 10 नंबर क्वेश्चन कि जैव विविधता का संरक्षण क्यों आवश्यक है,
इसके लिए सरकार को क्या कदम उठाना चाहिए? तो उत्तर देखिए, जंगली जानवर पारिस्थितिक तंत्र के जैविक घटक होते हैं। ये जंगल में विभिन्न जीवों की संख्या को सीमित रखने में सहायक होते हैं। यदि उन्हें नष्ट कर दिया जाएगा तो जंगल में अन्य जीवों की संख्या बढ़ जाएगी तथा पारिस्थितिक तंत्र में असंतुलन की स्थिति बन जाएगी। देखिए कैसे? देखिए, जो कीट होता है, कीट को मेढक खाता है, मेढक को सांप खाता है, सांप को मोर खाता है, इस प्रकार से मोर को भी कोई चीज खाता है। तो देखिए, अगर इनमें से जैसे कि अगर मान लीजिए कि मेढक मर गया, तो मेढक अगर मर गया तो सांप क्या खाएगा? अगर और फिर कीट की संख्या भी बढ़ जाएगी और सांप सांप को तो ये खाएगा मोर, तो सांप की संख्या घटेगी। तो इसी प्रकार से जो पारिस्थितिक तंत्र है उसमें क्या होगा? असंतुलन आ जाएगा। जैसे कीट को मेढक खाता है, मेढक को सांप खाता है, सांप को मोर खाता है, इसी प्रकार से संतुलन बना रहता है। आगे देखिए, इसके संरक्षण के लिए सरकार को निम्नलिखित कदम उठाने चाहिए। देखिए, नंबर 1, वनों की अनावश्यक कटाई पर रोक लगानी चाहिए। दूसरा है वृक्षारोपण का कार्यक्रम चलाना चाहिए और तीसरा है जंगली जीवों को शिकार पर रोक लगाना चाहिए। जंगली जीवों के शिकार पर क्या करना चाहिए? रोक लगाना चाहिए, शिकार पर। तो दोस्तों, इस प्रकार से हो जाएगा क्लास 12 बायोलॉजी के 10 सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न जो हर साल बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। आपको इतने क्वेश्चनों को तैयार कर लेना है। तो अगर आप वीडियो पे नए हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, क्योंकि बोर्ड एग्जाम के हर इंपॉर्टेंट टॉपिक का वीडियो आपको चैनल पर डेली मिलता रहेगा। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।